कैसी लग रही है आपको ये नए साल की एनर्जी से? अगर हम 2025 की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इंडिया क्या न्यूमरोलॉजी साइंटिफिक है? पाइथागोरस करके एक न्यूमरोलॉजी होती है, उसमें पाइथागोरस ने बहुत काम किया। तो उतना बड़ा मैथमेटिशियन अगर वो न्यूमरोलॉजी की बात करता है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल? अगर मैं नाम में एक अल्फाबेट ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं या मिडिल नेम लगा लूं, तो क्या उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अब आपकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आप इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, लेकिन जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो डेट तो पता लग गई कि यार इस डेट को पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बचपन से उसकी नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही नेम रख दिया जाए तो कितना अच्छा है। अपने बच्चे को अगर आप सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हैं, पैदा होने के बाद उसका जो नेम नंबर है वो अच्छे नंबर। बिजनेस में भी नाम की जरूरत है। आपने देखा होगा कोई बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आई, एकदम से बिजनेस डाउनवर्ड चला। नमस्ते। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक वैसे तो एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट कहता हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट, सौर विज्ञान एक्सपर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और अगर मैं ये मेरा पैशन है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने एमएस किया है, IIM कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव MBA किया है और अभी मैं यूएस में रहता हूँ और यूएस में जो है वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन इस डायरेक्शन में मेरा पैशन है, तो उसके साथ मैं लोगों की हेल्प करना और उनको सॉल्यूशंस देना, ये सारे काम कर रहा हूँ। राइट। कैसी लग रही है आपको ये नए साल की एनर्जी से? बहुत अच्छी। 2025 जो है इंडिया के लिए बहुत 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 अमेजिंग होने वाला है। ओके। एटलीस्ट टिल 2000 क्या कहते हैं, टिल अगस्त जो है इंडिया के लिए 2025 बहुत अमेजिंग रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इंडिया के लिए चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी जो है, हम इसको कैसे ऑकल्ट समझे या इसको साइंटिफिक वे में भी समझा जा सकता है? लाइक क्या न्यूमरोलॉजी साइंटिफिक है, ये बताइए। देखिए वरुण, कैसा है ना कि अब मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, तो ऐसा जब मैंने शुरू किया था न्यूमरोलॉजी को सीखना या समझना, तो सबसे पहले मन में तो क्वेश्चन यही था कि ये साइंटिफिक है भी कि नहीं है, या सिर्फ सुपरफिशियल है। ठीक। भगवान शिव ने जो है ये ज्ञान दिया था, एक शिव सूत्र करके पुस्तक है, उसमें छोटे छोटे सूत्र हैं, लगभग 76 सूत्र जो है भगवान ने दिया था, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कैसे क्या करना चाहिए। वहाँ पे एक जिक्र आता है कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में बनी है वो शिव के द्वारा ही बनी है, ठीक है, शिव और शक्ति, जो हम लोगों ने पिछले बार एपिसोड में बात किया था। तो उसमें भगवान ने कहा है कि जो संस्कृत के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट, उनमें जो है गॉड एनर्जी है। गॉड एनर्जी मतलब भगवान शिव की एनर्जी, ठीक। तो अब जो वो अल्फाबेट्स है, अगर उसमें शिव की एनर्जी है, ठीक, हर चीज जो है शिव से बनी है। जितने भी लैंग्वेज, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत है, ठीक है, वहीं से सारी चीजें डिराइव हुई। जैसे संस्कृत आया, संस्कृत से फिर लैटिन जो है वो लैटिन, और लैटिन से जो है फिर आपके इंग्लिश और बाकी की चीजें आई। तो अगर उनमें गॉड एनर्जी है तो उसी से ड्रिवन अगर कोई और चीज है तो उसमें तो गॉड एनर्जी होगी, ठीक। एब्सोल्युटली। तो ये जो एनर्जी है वो एक तरीके का वाइब्रेशन है। तो और यही चीज आगे जाने पे कीरो ने क्या किया, जो अल्फाबेट से ए से लेकर जेड तक, उनके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उनको नंबर्स असाइन किए, ठीक है। पाइथागोरस करके एक न्यूमरोलॉजी होती है, उसमें पाइथागोरस ने बहुत काम किया। हम लोगों ने हाई स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है पढ़ा होगा। तो उतना बड़ा मैथमेटिशियन अगर वो न्यूमरोलॉजी की, अगर अंक ज्योतिष की बात करता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल है? कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें, जो बैकएंड में जो ये हम जो पीछे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम शिव की बात कर रहे हैं। और फिर बाद में जिन लोगों ने इस पे काम किया वो पढ़े लिखे थे, वो उन लोगों ने ऐसे ऐसे थ्योरम्स दिए जो कि आज बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे एजुकेशन के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है ना पूरी तरीके से साइंटिफिक है। और अल्टीमेटली देखिए, आप एक डेट पे पैदा होते हैं और जब इस धरती से आप जाएंगे तब भी आप एक डेट पे जाएंगे। तो आपकी बिगिनिंग जो है, जहाँ से आपने शुरुआत की, वो एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम है, और जब आप जा रहे हैं तब भी वो एक डेट और एक टाइम है। तो इनके बीच में आप जो है नंबरों से घिरे हुए हैं, और जैसे जैसे नंबर आपकी लाइफ में आते हैं वैसे वैसे आपका लाइफ डिफाइन होता है। तो इसमें लक और ये सब भी रहता है? हाँ, तो देखिए, मैं हमेशा जब भी कहता हूँ ना कि इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज की हम लोग एक तरह से आज इसको सीखने वाले हैं कि आप कैसे खुद से अपना जो है न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा भाग्य हो गया और एक समय। एक कहावत है ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो समय को डिकोड करते हैं और
साथ में भाग्य को डिकोड करते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हमने डिकोड कर लिया तो फिर हम लोग उसको मतलब अगर हमने भाग्य को सही कर लिया तो हमारा लक फैक्टर सही हो गया। अगर हमने समय को डिकोड कर लिया कि भाई समय के साथ टैकल कैसे डील कैसे करना है तो समय भी सही हो गया। ठीक, भाग्य के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी में जी। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं, जो भी डेट, जिस डेट पे आप पैदा हुए वो एक नंबर पे आता है। ठीक, 24 तारीख हो गया, 25 तारीख, जैसे अगर कोई 23 तारीख को पैदा होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड नंबर कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको कंपाउंड नंबर कहते हैं। और 23 इज अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। जो लोग 23 पे पैदा होते हैं उनका लक फैक्टर इन जनरल अच्छा होता है, हाँ थोड़ा हाई होता है, और उनके जीवन में उनको वो पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे 29 की बात कर लें, 29 इज अ चैलेंजिंग नंबर। ठीक है, संजय दत्त जो थे वो 29 के थे, आप उनकी लाइफ देखिए कितनी डिफिकल्ट रही है। तो 29 पे अगर कोई बॉर्न होता है तो वो चैलेंजिंग नंबर है, उसके जीवन में फिर उस तरीके की दिक्कतें परेशानियां आती हैं। अब ये जो डेट पे आप पैदा हुए, यहाँ से आपका भाग्य डिफाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसको और फर्दर लेके जाएंगे तो जिस डेट पे आप पैदा हुए वो अगर हम कंप्लीट डेट लिखें तो एक स्पेसिफिक डेट आएगा, मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। ठीक, कोई भी एक आप मुझे डेट बताइए। ओके, तो मैं किसी टीम मेंबर की बता देता हूँ आपको। 17/12/2000। ठीक जी, तो जैसे अब 17 जो है उनकी वो डेट ऑफ बर्थ हो गई। ठीक है, 17 ये कंपाउंड नंबर आ गया। 17 को ये कहा जाता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक, तो अब यहाँ से इनका लक फैक्टर डिफाइन होना शुरू हो गया। अब 17 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो उसको हम कहते हैं साइकिक नंबर, मूलांक। तो 1 + 7 = 8, तो 8 इनका मूलांक हो गया या साइकिक नंबर हो गया। ठीक, ये एक चीज डिफाइन हो गई। अब 8 नंबर कैसा है तो थोड़ा चैलेंजिंग है, तो 17 पे ये पैदा हुए वो चैलेंजिंग है, अब उनका जो मूलांक है वो भी चैलेंजिंग हो गया। इसके बाद जो उनकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको जब हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे, 17/12/2000। 17/12/2000, तो उसको सारा ऐड करके उसको अगर हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे 17/12/2000 आई थिंक 4 आएगा। 4। ठीक, तो ये जो 4 है वो उनका भाग्यांक हो गया, उनका डेस्टिनी नंबर हो गया। ठीक, कि अब ये कहा जाएगा कि ये 8 और 4 ये कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो अब देखिए उनका भाग्यांक कैसा है, वो 4 नंबर पे आया, वो भी थोड़ा चैलेंजिंग नंबर है। तो उनका मूलांक भी चैलेंजिंग है, भाग्यांक भी चैलेंजिंग है। ये एक नेक्स्ट लेवल का हो गया। फर्स्ट लेवल हमने क्या देखा कि 17 को पैदा हुए, वो डिफिकल्ट है, वो चैलेंजिंग है, वो कंपाउंड नंबर कैसा है। नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या देखा कि अब उनका मूलांक कैसा है, भाग्यांक कैसा है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। इसमें फिर तीसरा स्टेप आएगा कि अब जो उनका मूलांक और भाग्यांक जो ये कॉम्बिनेशन बना, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे 8 और 4। हाँ, जैसे 8 नंबर सैटर्न को डिनोट करता है, 4 नंबर जो है आपके राहु को डिनोट करता है। तो अब राहु और शनि एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनका आपस में कैसा सामंजस्य, हाँ उनका सामंजस्य कैसा है, उस पे फिर तीसरा स्टेप डिफाइन हो गया। अगर मान लीजिए कि आपस में अगर एक दूसरे के सपोर्टिव है वो, तो फिर कैसा है, फिर भी स्टेप 1 चैलेंजिंग है, स्टेप 2 चैलेंजिंग है, लेकिन स्टेप 3 क्या है, फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 और 4 सैटर्न और राहु एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से नहीं जाते हैं, तो अब स्टेप 3 भी चैलेंजिंग हो गया। ठीक, कितना चैलेंजिंग हो गया इनके लिए? हाँ, इनके लिए चैलेंजिंग हो गया। एक तो 8 वाले हैं, तो 8 नंबर वैसे भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, अब देखिए ये जितनी भी चीजें हमने देखी, अच्छा इसके साथ फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसमें आप जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स को आप जो है देखिए, उसमें जो डिजिट्स हैं कि कौन कौन से डिजिट्स हैं आपके पास, कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कौन से डिजिट मिसिंग हैं। तो फिर क्या होता है कि जो मिसिंग है उनकी फिर रेमेडी करनी चाहिए। अगर वो नंबर्स मिसिंग हैं तो जैसे आपने लिखा तो आप देख लीजिए कि हाँ ये नंबर मेरे मिसिंग है, ये भी लिख लीजिए। ओके, तो मिनिमम इतना, जैसे ये मैंने टोटल ग्रिड बना के, हाँ ग्रिड बना के भी कर सकते हैं, सिंपल आप चाहे तो बस आप नोट कर लीजिए। अगर ग्रिड बनाएंगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, फिर आपको लोशो ग्रिड समझना पड़ेगा। नहीं कुछ तो आप सिंपली जो है आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखा, उसमें आपने नोट कर लिया कि भाई ये नंबर रिपीट्स हो रहे हैं, ये नंबर जो है मेरे ये नंबर जो है मेरे वो मिसिंग है। ठीक, तो अब ये जो 4 स्टेप मैंने बताया ये आपके भाग्य को डिनोट करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा है, कंपाउंड नंबर कैसा है, आपका साइकिक कैसा है, आपका डेस्टिनी कैसा है, और इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, और मिसिंग क्या है। ये आपके उसने पूरे भाग्य को डिफाइन कर दिया। अब एक चीज, भाग्य पे किसी का कंट्रोल नहीं, राइट भाई। अब जिस डेट पे आप पैदा हो रहे हैं, जैसे होता है ना कभी कभी लोगों को लगता है कि जैसे आपने किसी जाके न्यूमरोलॉजिस्ट से पहले से कंसल्ट कर लिया, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, आपको लगता है कि आप जाके कंसल्ट कर लेंगे और उसने कोई डेट बता दी, आप उस डेट पे बच्चा मतलब हो जाएगा।
वो लगता है आपको कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नियत जो कर करने वाले हैं वो, हाँ, जो करने वाले हैं वो महादेव हैं। वो लिखा गया है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो भी, उसमें भी उनकी इच्छा है, ठीक है। तो वो हम लोग माध्यम है। अगर जो न्यूमरोलॉजिस्ट को लगता है कि वो बच्चे पैदा करा रहा है इस तरीके से, वो गलत थॉट प्रोसेस है। तुम माध्यम हो, लेकिन अल्टीमेटली वही कर रहे हैं, सुप्रीम पावर, ठीक है। तो अगर उस बच्चे को चैलेंजिंग डेट पे पैदा होना होगा तो वो बच्चा चैलेंजिंग डेट पे पैदा होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे इतने सारी चीजें जो हमने देखा, ये आपका लक फैक्टर डिफाइन कर दिया उसने। अब इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा, लक अच्छा बनता कैसे है, आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिलती कैसे है, तो ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा से डिफाइन होती है, ठीक। अगर पास्ट लाइफ में आपका, भाई इस धरती पे आप अगर आए हैं तो आपको अपना कर्मा बैलेंस करना है, तभी आपके मोक्ष की जर्नी शुरू होगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। कर्मा कैसे बैलेंस होगा? अगर आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी तो आप तो फिर इस धरती पे आनंद से रह रहे हैं, राइट। तो आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ ना। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो आपके अंदर ईगो और आ जाएगा, आपका बिहेवियर लोगों के साथ और गड़बड़ भी हो सकता है, बिकॉज यू नो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ गया, अहंकार आ गया। तो अब आपको जब चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तो आप अपने कर्मा को बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके कर्मा बैलेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 4 नंबर और 8 नंबर वाले होते हैं, जैसे अगर आपके पिछले एक जन्म का कर्मा अगर इम्बैलेंस है, या 2 जन्मों का, 3 जन्मों का, तो तरीके से क्या होता है, अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है, अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है तो आपको इस लाइफ, अगले लाइफ साइकिल में आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, राइट। लेकिन मान लीजिए कि फॉर सम रीज़न, भाई जिसके घर पे आप पैदा हो रहे हैं उनका भी अपना, उनके नंबर्स हैं, उनके भी अपने फैक्टर्स हैं, फॉर सम रीजन अगर वो अवॉइड हो गया कि आप पैदा हुए और आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल गई, तो अब जो पास्ट लाइफ का कर्मा था वो बैलेंस नहीं हुआ, राइट। अब इस लाइफ में भी आप कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे मल्टीपल लाइफ साइकिल अगर ऐसा हो गया 3, 4, 5, तो फिर आपको 4 नंबर की डेट ऑफ बर्थ मिलती है। 4 और 8 जो है ये थोड़े चैलेंजिंग है, ठीक है, डिफिकल्ट है। तो अगर आपके मल्टीपल लाइफ का कर्मा अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आपको 4 मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई कि भाई 7-8 लाइफ साइकिल में आप बचे जा रहे हैं, तब जो है काम फिर शनि महाराज को मिलता है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, नाउ यू विल गेट डेट ऑफ बर्थ जो कि 8 नंबर का है। और अब आपके लाइफ में फिर उस तरीके के ऑब्स्टेकल्स, टीचिंग्स आती हैं, हाँ, फिर उस तरीके के ऑब्स्टेकल्स आएंगे जहाँ पे आपको फिर साथ में सीखने को मिलता है और इम्प्रूवमेंट होगा। तो अब कभी कभी ये भी होता है कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि भाई 4 या 8 वाले लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। क्या होता है, जैसे 8 नंबर वाला है, तो अगर उसके लाइफ में इनिशियल स्ट्रगल आता है तो वो स्ट्रगल उसको लर्निंग्स भी देता है, राइट। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े पोजीशन पे जो लोग, जैसे किसी डायरेक्टर पोजीशन पे या फैक्ट्री का मालिक है, ये जितने भी लोग हैं वो 8 नंबर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना, अच्छा अगर कभी आप ना किसी CEO के इंटरव्यू में जाइए, वहाँ पे पता है क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि हैव यू सीन फेलियर, हाउ विल यू हैंडल, हाउ यू टैकल फेलियर, ठीक। क्योंकि भाई काम तो सब लोग कर लेंगे, तुमने फेलियर्स देखे कि नहीं देखे? अगर तुमने फेलियर्स देखे तो तुम्हें फिर डर नहीं रहेगा। तो जो 8 नंबर वाले हैं ना, अगर वो 8 नंबर वाले अपने लाइफ में गिव अप ना करें, फेलियर्स आ रहा है, लगे हुए हैं, हार्डवर्क करे जा रहे हैं, तो इवेंचुअली उनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है, उनके पास वो डर जो है वो निकल जाता है, राइट। उस एक्सपीरियंस से फिर वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लेकिन तो मतलब एक सर्टेन एज के बाद बूम, हाँ, ओके। लेकिन उस सर्टेन एज तक बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे, बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको उनके पार जाना पड़ेगा, मतलब क्विट नहीं करना। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि कोई 8 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, उनकी लाइफ इनिशियल बड़ी अच्छी हो जाती है, उल्टा रिवर्स। अब अगर इनिशियल अच्छी हो गई तो कर्मा बैलेंस हुआ नहीं। अगर जैसे आपको शुरू में अगर चैलेंजेस मिल जाते हैं तो क्या होता है कि भाई जो पास्ट लाइफ के कर्मा थे वो आपने बैलेंस कर लिया कुछ हद तक, तो अब आपको सैटर्न क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। अब आपको 8 नंबर की डेट मिली, मान लीजिए पिताजी बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इनिशियल लाइफ अच्छी चली गई। जब बाद में अपने ऊपर चीजें आई, अब पिताजी का हाथ हट गया, तो अब आपको गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके की चीजें, तो ये इस तो मतलब जितने भी 8 वाले देख रहे हैं तो वो प्रार्थना करें कि उनकी अर्ली लाइफ खराब ही जाए, जिससे उनकी लेटर लाइफ बहुत अच्छी हो। यस। तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने ये एनालिसिस की लक फैक्टर की, तो अब ये लक फैक्टर आपका
मान लीजिए कि आपको नहीं मिला अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि उनके जीवन में जो है अब हमेशा दिक्कत ही रहेगी। कैसे हम उस चीज से बाहर निकले? तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी में जो है आता है आपका नेम नंबर। सबसे सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपका नेम नंबर। जैसे आपने बोला नेम नंबर, क्या वो इतना काम करता है कि मतलब लाइक उसका क्या प्रॉपर्टीज रहती है कि अगर मैं नाम में एक अल्फ़ाबेट ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं, या मिडिल नेम लगा लूं, जैसे आपके नाम में के लगा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें करूं तो क्या उससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? इतना इंपॉर्टेंट होता है या फिर बस बोलने के लिए? तो जैसे देखिए कैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना अभी कि जो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं राइट, उसमें गॉड एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। वो सारा का सारा फॉर्मेशन जो हुआ है वो शिव से हुआ है। तो अगर उस अल्फ़ाबेट में वाइब्रेशन है, तो अब मान लीजिए आपका नाम मैंने वरुण बोला, ठीक, तो उसी को कीरो ने क्या किया, उस वाइब्रेशंस को उन्होंने न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब हम उस न्यूमेरिकल नंबर को लेके अपने नाम को कैलकुलेट करते हैं, जैसे V की वैल्यू 6 हो गई, A की वैल्यू 1 हो गई, इस तरीके से जब वरुण को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर निकल के आएगा, ठीक। अब वो जो नंबर निकल के आ रहा है वो अपनी उसकी एक फ्रिक्वेंसी, एक अपनी वाइब्रेशन, ठीक है, राइट। अच्छा, काम कैसे करता है नाम नंबर, ठीक? कैसे? बचपन से अगर आपको हम वरुण बुला रहे हैं, ठीक, हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी में 70% वाटर होता है। अब जब मैं वरुण बोलूंगा, आपके जो शरीर में वाटर है ना, उसमें एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी, एक पैटर्न क्रिएट होता है, और वो जो पैटर्न है ना वो आपकी एनर्जी को ओवरऑल डिफाइन करता है। अब देखिए, अगर ऐसा कोई मैं फ्रिक्वेंसी या पैटर्न क्रिएट करूं जो एनर्जी मेरे साथ अलाइंग हो, मैं 8 नंबर वाला हूँ, मैं 17 बॉर्न हूँ, जैसे मेरा साइकिक 8 है, डेस्टिनी 4 है, मैं ये हूँ, ये मतलब भगवान ने मुझे बना दिया। अब मैं ऐसा कोई नाम रखूँ जिसकी जो भी फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन है वो मेरे इस डेट के साथ, इस नंबर के साथ सिंक कर रही है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा हूँ जो कि उसके साथ सिंक में नहीं है, तो क्या है फिर? इन कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता जाएगा, आपके बॉडी में वो पैटर्न क्रिएट होते जा रहा है। अगर वो सपोर्ट में है तब तो क्या है, यू हैव अ सिंगल एनर्जी, आपकी उस एनर्जी को वो सपोर्ट कर रहा है, आप जीवन में आगे बढ़ गए। अगर ये पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन में, तो क्या होगा? अब आपकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आप इस डेट ऑफ बर्थ के पैदा हुए हैं, लेकिन जो आपका नाम है वो उसके साथ हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में। अब जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बॉडी में कैसे वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। कभी आप ईज में रह पाएंगे क्या? मतलब एनर्जी लेवल पे आपको ये नहीं पता चलता है, लेकिन एनर्जी लेवल पे अब ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है जो ओवरऑल आपकी फ्रिक्वेंसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो आपकी फ्रिक्वेंसी को डाउन कर रहा है, डिस्टर्ब करते रहेगा। जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज आके जा सकती है, आप डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। आप सोच के देखिए ना, जब अगर इफ यू आर नॉट, ब्रेन फॉग रहेगा। एग्जैक्टली, ब्रेन फॉग रहेगा, मतलब आपका जो मन है वो शांत नहीं है। अब यू आर ऑलवेज, आप हमेशा स्ट्रगल कर रहे हो एनर्जी लेवल पे, आपके बॉडी में हमेशा वो स्ट्रगल चले जा रहा है, ठीक। तो जब आपका नाम, जब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, तो उसको एनालाइज करके क्या किया जाता है कि उसमें और एडिशनल अल्फ़ाबेट्स या जो भी चीज़ें यूज़ करके उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसको ऐसे नंबर पे लाया जाता है कि वो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका साइकिक है, डेस्टिनी है, उसके साथ वो अलाइन कर जाए। जैसे ही ये घटना घटती है, अब क्या हुआ, आपकी एनर्जी, आपके नेम की एनर्जी आपस में सिंक हो गई। जो आपके बॉडी में वाइब्रेशनल पैटर्न है ना, वो चेंज होने शुरू होते हैं, ठीक। और जितना तेजी से वो वाइब्रेशनल पैटर्न चेंज होना शुरू होगा, उतनी तेजी से फिर आपके लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि जैसे जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, वो अपना नाम चेंज करते हैं, उनके लाइफ में बहुत तेजी से, जैसे मूवी तुरंत हिट हो गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नाम है ना, वो नेम अब उनके स्क्रीन पे जब उनका नया नाम दिखा, तो वो कितने लोगों तक गया, लाखों करोड़ों लोगों तक एक ही बार में पहुंच गया, राइट। तो वो उनके जो एनर्जी लेवल पे वी ऑल आर कनेक्टेड, तो सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज गया कि जो अजय देवगन का अब नाम है, उसमें अब उन्होंने वो क्या कहते हैं, देवगन में ए हटा दिया है, ओके, ठीक। तो अब ये जो एनर्जी लेवल पे, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो ये मैसेज पास ऑन हुआ पूरे यूनिवर्स में,
वो कैसा हुआ फिर? कंपाउंड हो गया। कंपाउंड हो गया, राइट। तो फिर उनके लाइफ में क्या होता है, वो चेंजेस बहुत तेजी से एस्केलेट दिखने लगते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना नाम चेंज करते हैं, जितना ज़्यादा उसको आप यूटिलाइज करते हैं, धीरे 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 आपके अपने अंदर वो चेंजेस, एनर्जीज बढ़ाते रहते हैं। हाँ, और आपके फिर आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो आपके 70% वाटर में जो एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता है। आपका नेचर बदलना शुरू हो जाएगा, आपका सोचने समझने का तरीका। देखिए जीवन जो है ना, एक चीज़ ये समझना है कि चाहे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है और जितने भी और साइंस है, ठीक है, वास्तु है, ये टूल है। जीवन में जब हम इनको यूटिलाइज करते हैं, सफलता कहाँ से मिलेगी? सफलता हमें अपने माध्यम से मिलेगी। हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को हम अच्छे से करें, हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर मेरा दिमाग क्लियर है, अगर मैं साफ तरीके से अच्छे से सोच पा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आप अच्छे डिसीजंस नहीं लेंगे? अच्छे डिसीजंस लेंगे। अच्छे डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा? जीवन में चमत्कार नहीं होगा? होगा ही होगा। तो ये टूल है, इसको हमें, प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के समय जो मैंने देखा है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है, ठीक, कि मैंने अब नाम चेंज कर लिया, अब एकदम चमत्कार होगा। बट आपको उस नाम को चार्ज भी करना होगा। हाँ, मतलब उसमें आप जो अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उसको आप निगलेक्ट मत करिए। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बेसिकली कर्मा तो आपके हैं ही, एग्जैक्टली, वो प्रधान है। हाँ, पर आप कर्मा को इजी कर सकते हो। आप ये समझिए कि जब आपकी बॉडी की एनर्जी अगर ईज पे नहीं है, ठीक, जैसे फेंगशुई का एक कंसेप्ट लेते हैं। फेंगशुई का मतलब, फेंगशुई जो है ना, ये सिर्फ इतने उस पर ही बना है। वैसे तो फेंगशुई होता है चाइना में, लेकिन फेंगशुई अब पॉपुलर नेम है तो वही लेते हैं। तो फेंगशुई जो है उसका सिंपल सा एक यही रूल है कि आप अपने घर को ऐसा वो करिए, डेकोरेट करिए, इस तरीके से उसको फिक्स करिए कि वो आपको परेशान ना करे, ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिलैक्स रहे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेबल रख दिया कहीं, ठीक है, आपने इंटीरियर कराया, एक टेबल बनाया, अब वो थोड़ा सा रास्ते में हल्का सा निकला हुआ है, और एक बार आप जा रहे हैं, आपके पैर पे बहुत तेज से चोट लग गई, क्या होगा? अगली बार जब भी आप वहाँ से गुजरेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, टेबल है वहाँ पे, ध्यान से जाना, समझ रहे ना आप? राइट। तो ये जो एक्टिव आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हमेशा ये अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। जैसे हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फाइट फ्लाइट, ठीक है। ये क्यों बना? जब पहले हमारे जो पूर्वज थे जंगलों में रहते थे ना, तो बचने के लिए, भाई शेर आया तो आपको भागना है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता था? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता था, हार्ट बीट तेज कर देता था, ज़्यादा ऑक्सीजन आप शरीर में लेने लगे ताकि आपके अंदर एनर्जी आया, भागना शुरू करें, ठीक। अब आप सोच के देखिए, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? आपको काम बनाता है, कंपोज बनाता है, ठीक। जब आपके घर में ऐसा टेबल बना दिया आपने, तो अब क्या हुआ? शेर है वो टेबल, है ना। तो अब आप कंफर्टेबल नहीं है, आप हमेशा आपका जो हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन है। अगर वो हमेशा ऑन है तो हमेशा आपका ब्रेन जो है ना एक्टिव है कि भाई लड़ना है, अभी लड़ना है। सेम यही चीज़ आपके साथ, जब आपका नाम अलग नंबर पे रखा हुआ है, जो आपके साथ सिंक नहीं हो रहा है, अब आप ईज में नहीं है। वो ईज में नहीं होना मतलब क्या है? यू नीड टू फाइट, यू नीड टू आपको कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, उसमें आपको कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। ओके। अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमेशा एक्टिव है, तो आप कंफर्टेबल नहीं है। आप कंफर्टेबल नहीं है तो ओवरऑल आपके डिसीजंस, आपकी स्लीप, सब कुछ गड़बड़ हो जाए। क्रेजी। ओके। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, तो डेट तो पता लग गई कि यार इस डेट को पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बचपन से उसकी नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही नेम रख दिया जाए तो कितना अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ वरुण, अपने क्लासेस में भी मैं कहता हूँ, वेबिनार में भी कहता हूँ कि अपने बच्चे को अगर आप सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हैं तो पैदा होने के बाद उसका जो नेम नंबर है वो अच्छे नंबर पर सेम करके रखें, क्योंकि बचपन से जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन आपने खत्म कर दिया। वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके जीवन में अगर ऑब्स्टिकल्स आए भी तो वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो बच्चे का नाम तो ज़रूर हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या अभी आप नया नाम, अच्छा देखिए आजकल ट्रेंड वैसे भी है, ठीक है, कि आप जो है जाके और उस तरीके से सर्च करते हैं इंटरनेट पे। राइट। अभी इनफैक्ट नेम नंबर, बच्चे के नेम नंबर से मुझे याद आया कि starvani.com जो है, हम लोगों ने जो अपना
वेबसाइट नया लॉन्च किया है, राइट, वहाँ पे मैंने ये चीज़ स्पेसिफिकली डलवाई है, चाइल्ड नेम करके एक सेक्शन बनवाया है, जहाँ पे आप जाके नंबर और अल्फ़ाबेट से नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर वरुण नाम है, मान लेते हैं वरुण नाम 10 पे आता है, ठीक है, और वी एक अल्फ़ाबेट हो गया, तो आप जाके वहाँ पे मुझे 10 नंबर का नेम नंबर चाहिए, तो आपने एक चूज़ किया, अच्छा मुझे वी नंबर से ही, वी अल्फ़ाबेट से ही बोला है, वी से आपने फ़िल्टर कर लिया, आपको जितने भी एक नंबर के नेम हैं वी से, वो सारे मिल जाएंगे वहाँ। वाह, बहुत मतलब उसमें AI का फीचर डाल दो और नए नाम आएंगे। करने वाले हैं हम लोग। ओके, ग्रेट, वाह। आप वेबसाइट का लिंक नीचे डाल देना, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर जाएंगे ज़रूर। ठीक है। एंड मूविंग ऑन, अब अगर इसी लेवल पे हम समझे तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी नाम की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप अब आज अगर हमें भी जानते हैं तो लोग कैसे जानते हैं, अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि अडोंटॉक्स ग्रो होने का कारण क्या उसका भी नंबर है जो मेरे साथ सिंक हो रहा हो? बिल्कुल। देखिए कैसा है ना, जब आप बिजनेस रन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है और नेक्स्ट जनरेशन आई, हाँ, एकदम से बिजनेस डाउनवर्ड चला गया, ठीक, हाँ, देखा होगा ना ऐसा। क्योंकि जब जिसने पिताजी ने बिजनेस शुरू किया तो उनके साथ उसके नेम अच्छे से जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जब मैं 2008 में ना यूएस में था, जब लेमन ब्रदर्स जो है वो बैंकरप्ट हुई, उस समय मैं एमएस कर रहा था वहां पे। लेमन ब्रदर्स को अगर आप टोटल करके देखेंगे वो 8 पे आता है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपका नेम नंबर अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा, आपका खराब रहेगा तो खराब चलेगा। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आपका नेम नंबर अच्छा है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आपने खत्म कर दिया। जो वो बैंकरप्सी वाली चीज थी लेमन ब्रदर के साथ, लेमन ब्रदर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था लेकिन बैंकरप्ट हो गया बिकॉज उसका नेम नंबर 8 पे था। तो अगर हम अपने बिजनेस का नाम, अपना नाम, अपने बच्चे का नाम अच्छे नंबर पे रख सकते हैं तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने में बुराई क्या है। आपको वो नुकसान नहीं, अगर नहीं कर, मतलब आपको वो सपोर्ट ही करेगा। बहुत सारे लोग अब पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ तक और इंटरेस्ट बन चुका है। अब सबके दिमाग में और मेरे भी दिमाग में यही आ रहा है कि कैसे अपना नेम नंबर सिंक करें, कैसे लेके जाएं, ये सेल्फ कैसे करें। हाँ बताइए। देखिए तो अब मैं ना एक आपको एक पूरा लिस्ट दे देता हूँ कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के लिए जी कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर खराब है, ठीक। ओके। वो लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे नंबर और मतलब अपने लकी नंबर और अवॉइड नंबर आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके लकी नंबर हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। जो आपके अवॉइड नंबर हैं उनको आप कम से कम यूज़ करिए तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक। तो हम कैसे इसको कंसिडर करेंगे? सपोज मेरा मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है, हाँ, तो मेरा क्या आएगा? हाँ, तो जैसे अभी मैं पूरा का पूरा लिस्ट आउट करता हूँ, फिर एक हम लोग जैसे हमने अभी 17 जो लिया था डेट ऑफ बर्थ 8 और 4, उसका डिराइव भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1 नंबर के लिए उनको अवॉइड, अब मैं आपको अवॉइड के बारे में बता रहा हूँ, तो आप अवॉइड को लिस्ट आउट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका अवॉइड नंबर निकल जाएगा, जो नंबर बचेंगे वो आपके लकी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर वालों को 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए, ठीक। ओके। जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए 4, 8 और 9 ये नंबर चैलेंजिंग है, उनको वो अवॉइड करना चाहिए। जो 3 नंबर वाले हैं उनके लिए 6 नंबर चैलेंजिंग है, उनको 6 नंबर अवॉइड करना चाहिए। जो 4 नंबर वाले हैं उनके लिए 2, 4, 8, 9 ये नंबर जो है वो चैलेंजिंग है, अवॉइड करना चाहिए। जो 5 नंबर वाले हैं वैसे तो उनके लिए सारे नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो 8 और 9 नंबर को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर के लिए 3 नंबर और 9 नंबर ये चैलेंजिंग है, उनको अवॉइड करना चाहिए, ओके, ठीक। जो 7 नंबर वाले हैं 7 के लिए 8 और 9 ये अवॉइड करना चाहिए। जो 8 नंबर वाले हैं 8 के लिए 1, 2, 4, 8 और 9 ये उनको अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर वालों के लिए सबसे ज़्यादा, हाँ, क्योंकि है चैलेंजिंग है, ठीक। राइट। जो 9 नंबर वाले हैं उनके लिए 2, 4, 6, 8 और 9 नंबर कम से कम यूज़ करें, वैसे तो उनके लिए अवॉइड नहीं है, लेकिन 2, 4, 6, 8 ये प्राइमरीली उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ग्रेट। अब हमने ये लिस्ट आउट कर लिया। अब इसमें जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी 17/12/2000, उसका साइकिक 8 है, डेस्टिनी 4 है। तो अब 8 नंबर के लिए क्या क्या अवॉइड मैंने बताया आपको, एक बार उसको लिस्ट आउट कर लेंगे। तो 8 के लिए क्या क्या है, 1, 2, 4, 8 और 9 ये अवॉइड करना हो गया, ठीक। 4 नंबर के लिए 2, 4, 8, 9, राइट। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। 8 के लिए जो था
4 के लिए जो था, इनमें जो भी टोटल निकल के आ रहा है इनको कंबाइन कर लिया। तो अब क्या 4 और 8 अगर मैं देखूं कंबाइन करके तो क्या आएगा, 1 2 4 8 एंड 9 ये आ गया। बचा क्या, बचा आपका 3 5 6। ठीक, तो जो ये 3 5 6 बचा ये मेरे लकी नंबर हो गए, और जो मैंने अभी लिस्ट आउट किया 1 2 4 8 9 वो मेरे अवॉइड नंबर हो गए। ओके। अच्छा, इसके साथ साथ एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि 4 और 8 नंबर को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिपीटेशंस बहुत अच्छी नहीं होती। तो सबके लिए आप 1 से लेकर 9 नंबर कुछ भी जनरल है, आप 4 और 8 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। ओके। अब आपने बताया था कि जिन्होंने भी अब तक लोगों ने देख के अपने लकी नंबर निकाल लिए, अब वो लकी नंबर को कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें? तो देखिए, अब जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि जो इनका 3 5 6 आया, अगर इनका नेम नंबर 3 5 6 में किसी पे भी होगा तो कम से कम सिचुएशन अच्छी है। ठीक, अगर किसी चैलेंजिंग पे है, 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, 8 पे आ गया, 9 पे आ गया, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। मतलब क्या हुआ, देखिए अभी नेम नंबर का कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब ये 3 5 6 में एग्जैक्टली किस पे जाना चाहिए वो अलग, मतलब एक डिस्कशन का विषय हो सकता है, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन सिंपलेस्ट अगर हम समझना चाहें तो 3 5 6 में अगर जिस पे भी, इन तीनों में से किसी पे भी रहा तो मैं कम से कम वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं फेस कर रहा हूं जो अगर ये 1 2 4 8 9 का होता तो जो मैं फेस करता। ठीक है, ओके। ये नेम हो गया। ऐसे ही जो डेट्स हैं, जैसे 3 5 6 है, 3 की डेट कौन कौन सी है, 3 12 21 या 30। 5 की जो भी डेट आती हैं 5 14 23। ठीक, 6 की क्या हो गई आपके, 6 हो गए, 15 हो गए, 24 हो गया। तो इन डेट्स पे, जैसे इन डेट्स को एक न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट है पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके, कि जिस चीज़ को आप लगातार यूज करते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, राइट। तो अब जो मेरे लकी डेट्स हैं, अगर मैं उनको, लकी नंबर्स को अगर मैं यूटिलाइज करता चला जाऊंगा, तो उनकी ही रिपीटेशंस मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, और ये मेरे लिए लकी हैं तो उनका रिपीटेशन मेरा लक फैक्टर और बढ़ाएगा। अच्छा, जब आप ये करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो आपके अवॉइड हैं उनको आप धीरे धीरे अवॉइड करना भी शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे ये 8 वाले हैं ना, तो आपने उनको एनर्जी दी ही नहीं, चार्ज एनर्जी दी ही नहीं। जैसे जो अगर ये 8 वाले हैं ना, 8 4 वाले, इनसे अगर आप पूछेंगे, इनका फोन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो 8 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है। ठीक, हाँ, रहेगा ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, कॉन्शियसली इन्होंने अब वो एफर्ट लगा लिया कि भाई मुझे 4 या 8 पकड़ना ही नहीं है, या जो मेरे ये अवॉइड नंबर है मुझे ये पकड़ना ही नहीं। जब आपने ये कॉन्शियसली एफर्ट लगाना शुरू किया अपने लकी चीज़ों को, अब भाई अपने लकी डेट पे अगर आप काम करने लगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। राइट। इसके साथ साथ जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें जो ये लकी नंबर मैंने बताया आपके, उस पर आप लेके जाएं। ओके। 4 और 8 को हम केस स्टडी लेके चल रहे हैं। आप अपनी केस स्टडी, आप प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरा पेपर पेन के साथ लेके बैठे और अपने अकॉर्डिंग करते रहें। हाँ, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब आपको मैंने बता दिया कि आपके लकी नंबर कौन से हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो आपके लकी नंबर्स है, उन लकी नंबर्स पे अगर अपनी चीज़ों को आप लेके आएंगे, आप ऑब्जर्व करिए, एक सिंपल सा आप एक्सपेरिमेंट करिए, जो आपका लकी नंबर निकल के आ रहा है उस लकी डेट्स पे अपने काम शुरू करिए करना। ठीक, ओके। हाँ, जैसे आप उन लकी डेट्स पे, जैसे मान लीजिए कि आपका 12 तारीख लकी है, 11 आपके लिए लकी नहीं है, आप कोई चीज़ 11 को करने वाले हैं, मत करिए, आप 12 को कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके आउटकम जो है वो चेंज होने शुरू हो गए। ओके, तो हमने ये जाना कि हम अपना भाग्य कैसे सुधार सकते हैं, और जो हमारी लाइफ में भाग्य हो सकता है उसको वैसे इन्हांस कर सकते हैं। पर भाग्य के साथ आता है वक्त, समय। तो समय को कैसे फिक्स करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आधे लोग टाइम के साथ ही स्ट्रगल कर जाते हैं। वो बताइए।